Audio Jungle. नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MSN फॉर यू में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म जो डिसऑर्डर होता है, ये भी थायराइड ग्लैंड का ही डिसऑर्डर है। इससे पहले जो हमने कंडीशन पढ़ी थी गोइटर, उसको आप कहाँ पर देख सकते हैं? हमारे आई बटन पर देख सकते हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को ये नहीं पता होता कि उनको हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है। तो आज उसी चीज को हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उनको क्लासिफाई करने के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन। दोस्तों, हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है? इसमें हमारे जो थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। जो उसका फंक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इसको हम बोल सकते हैं अंडर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। अगर आप अपने एग्जाम में लिखना चाहते हैं कि हमको इसको डिफाइन किस तरह से करना है या इसको हम डेफिनेशन किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप एक रनिंग नोट्स बना सकते हैं। तो लिखते हैं दोस्तों इसको, अंडर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो क्या करता है दोस्तों, जब इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, इसके फंक्शन डिक्रीज हो जाते हैं, तो ये क्या करता है दोस्तों? इस कंडीशन में जो T3 और T4 का जो लेवल है वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें क्या होता है, जब थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, उस कंडीशन में किसको लीड करता है? T3 और T4 के लेवल को भी डिक्रीज करता है। हमारी बॉडी के अंदर T3 और T4 का लेवल डिक्रीज होता है, तो ये लीड करता है हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है, उसको भी क्या करेगा दोस्तों? ये डिक्रीज करेगा। जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी क्या करता है? डिक्रीज करता है। साथ ही साथ ये क्या करेगा दोस्तों? साथ ही साथ क्या करेगा ये? जो हमारी बॉडी का हीट प्रोडक्शन है, हमारी बॉडी का हीट प्रोडक्शन है, उसको भी क्या करता है दोस्तों? ये डिक्रीज करता है। तो ये तो हो गई बात डेफिनेशन की। इसमें क्या है? अंडर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड जो लीड करता है हमारे T3 और T4 के लेवल को भी डिक्रीज करता है। साथ में क्या करता है? ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म और हीट प्रोडक्शन को भी डिक्रीज करता है। ये कंडीशन होती है। इसमें अगर हम बात करें दोस्तों T3 और T4 के लेवल की कि नॉर्मल कितना होता है और डाउन होने पे क्या होगा और ज्यादा होने पे क्या होगा, तो उसकी हम वैल्यू लिख देते हैं। इसकी हम अगर वैल्यू देखें दोस्तों, तो इसकी वैल्यू होगी T4 की, जो टोटल वैल्यू होती है दोस्तों इसकी, वो होती है 4.5 से लेके 12.5 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है दोस्तों। अगर इसकी हम फ्री वैल्यू की बात करें दोस्तों, फ्री वैल्यू दोस्तों इसकी होती है 0.8 से लेकर के 2.0 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। ये इसकी हमारी वैल्यू आ गई। अगर हम बात करें T3 की दोस्तों, वहीं अगर हम T3 की बात करें तो T3 की वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू होती है इसकी 80 से लेके 220 माइक्रोग्राम पर लीटर, टोटल वैल्यू। अगर इसकी हम फ्री वैल्यू की बात करें दोस्तों, तो इसकी फ्री वैल्यू होगी, इसकी फ्री वैल्यू होगी दोस्तों 1.5 से लेके 6.0। इसको बोलते हैं पीजी। अब पीजी का मतलब सोचेंगे आप कि क्या है? पीजी का मतलब क्या होता है? तो पीजी का मतलब होता है दोस्तों पिकोग्राम। ये माइक्रोग्राम नैनोग्राम से भी नीचे की वैल्यू है दोस्तों। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसके टाइप्स की। ये इसकी नॉर्मल वैल्यू हो गई, ये इसकी हमारी डेफिनेशन हो गई। तो आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स की। इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें दोस्तों, तो इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। टू पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमने क्या क्या लिखा है, इसको हम देख लेते हैं। क्या क्या देखेंगे? अगर इसके टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला आता है हमारा एक, इसमें आता है हमारा पहले एक बायो केमिकल। जी हाँ दोस्तों, बायोकेमिकल हाइपोथायरॉयडिज्म।
और दूसरी की बात करें दोस्तों हम, दूसरा आएगा हमारा क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। अभी हमने दो भागों में इनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। अब इसके भी, इन दोनों के भी अलग अलग सब टाइप है दोस्तों। तो हम दोनों को क्या करेंगे, देखेंगे ब्रीफली, और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो हम अगर बायोकेमिकल की बात करें, बायोकेमिकल हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें, तो उसमें सबसे पहले आता है दोस्तों प्राइमरी। आपने सुना होगा, आप अगर स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट है, तो आपको क्लासेस में बता दिया गया होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है, सब क्लिनिकल होता है, क्रेटिनिज्म होता है, फिर मिक्सिडिमा जो सीवियर होता है, सीवियर फॉर्म में चला जाता है। तो वो सब चीजें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आप लोगों को नोट्स की प्रॉब्लम हो रही है, लिखने में नोट्स की प्रॉब्लम होती है, तो हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, आप उनको क्या कर सकते हैं, फॉलो करते हैं, और वहाँ पे हम आपको हैंडमेड या हम हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है दोस्तों। ये दो चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ये किसका किसका टाइप है, सब टाइप है दोस्तों, बायो केमिकल के लिए। तो सबसे पहले हम टाइप देखेंगे, सबसे पहला आएगा प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम देखने वाले हैं, इसको हम दूसरा नाम दे तो इसको हम बोल सकते हैं थायराइड फेलियर, थायराइड फेलियर हम बोल सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, इस कंडीशन में होता है जब आपका थायराइड ग्लैंड में कोई डिस्ट्रप्शन आ जाए या कोई डिफेक्ट आ जाए। उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, T3 और T4 का सिक्रीशन नहीं हो पाएगा, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसमें क्या करता है दोस्तों, ये ड्यू टू डिफेक्ट और डिसरप्शन ऑफ secretion in the thyroid gland। या हम इसको दूसरा बोल सकते हैं दोस्तों, डिफेक्ट आ गया, डिस्ट्रप्शन हो गया, या डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है दोस्तों। अब डिस्ट्रक्शन किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके भी मैं तुम्हें बताता हूं, कारण बताता हूं। तो कारण को हम एनालिस्ट कर लेते हैं एक बार। कारण, सबसे पहला कारण है दोस्तों, मैंने तुम्हें गोइटर की वीडियो में बताया था, गोइटर के लेक्चर में बताया था मैंने, इसकी जो हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपरथायरॉयडिज्म का जो कारण होता है, मेनली जो कारण होता है उसका होता है आयोडीन डेफिशिएंसी। तो सबसे पहले इसका जो कारण होगा दोस्तों, इसका जो सबसे पहले कारण होने वाला है आयोडीन डेफिशिएंसी। थायराइड को काम करने के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है। अगर आप डेली इंटेक में, अपने इंटेक में अगर खाने के साथ या खाने में जो भी आप डेली इंटेक ले रहे हैं उसमें आयोडीन की कमी रहती है, तो आपको क्या हो सकता है दोस्तों, थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको थायराइडाइटिस हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको गोइटर हो सकता है, पर उससे रिलेटेड कोई ना कोई चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। दूसरी बात करते हैं दोस्तों,
क्रिटिनिज्म की। क्रिटिनिज्म क्या होती है? एक सीवियर फॉर्म होती है दोस्तों ये। इसमें क्या होता है? इसमें भी T3 और T4 का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है एट चाइल्ड एज में बोल सकते हैं या स्कूलिंग एज में बोल सकते हैं दोस्तों, स्कूलिंग एज में बोल सकते हैं। इसमें क्रिटिनिज्म में क्या होता है? ये सीवियर फॉर्म होती है किसकी? हमारे हाइपोथायराइडिज्म की। दूसरा एक सीवियर फॉर्म होती है हमारी मिक्सिडिमा को, जिसको जो उसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड डिजीज। हाइपोथायराइडिज्म की क्या होती है? वो कॉम्प्लिकेटेड डिजीज होती है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस या जिसमें अलग अलग क्या क्या करने वाले हैं, उसमें अलग अलग हम सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका क्या मैनेजमेंट था वो भी हम पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या होने वाला दोस्तों। इस कंडीशन में जो चाइल्ड होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है? उनको सबसे पहले प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है दोस्तों ग्रोथ रिटार्डेशन। उनकी ग्रोथ में क्या है? कोई डिफेक्ट आ जाता है। दूसरा उनको मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। जी हाँ, उनको मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, उन बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा वीक होगा। जी बिल्कुल, उनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा वीक होगा, जिनको ये क्रिटिनिज्म के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जिनमें क्या होता है T3 और T4 का लेवल कम मिलेगा। ये होता किस वजह से? जब प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर आयोडीन का इंटेक कम करती है और गोइट्रोजन जो सब्सटेंस होते हैं या गोइट्रोजन रिच जो डाइट होती है उनको इंटेक में लेकर आती है, ये उन वजह से हो सकता है। दूसरा, ये चीजें सब मदर के प्लेसेंटा के थ्रू मदर में जो बेबी होते हैं उनमें ट्रांसफर हो जाती है। तीसरे कॉज की हम बात करते हैं दोस्तों। तीसरा कॉज होता है डिफेक्टिव हार्मोन सिंथेसिस। जी हाँ, डिफेक्टिव हार्मोन सिंथेसिस। डिफेक्टिव हार्मोन सिंथेसिस अभी भी एक वन ऑफ मोस्ट कॉजेस हो सकता है। कैसे? डिफेक्टिव हार्मोन सिंथेसिस का मतलब है कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड अपना क्या है कि सिग्नल देती है, टीएसएच क्या सिक्रीट करती है और वो क्या बनाती है दोस्तों T3 और T4 में, तो उसमें कोई भी लीजन्स फॉर्म हो सकता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, या फिर हम बोल सकते हैं कोई नोड्यूल्स फॉर्म हो रखा हो, या हम बोल सकते हैं कोई ट्यूमर फॉर्म हो गया हो, या पिट्यूटरी किसी दूसरे कारण की वजह से क्या हो गई है, फेल हो गई है। तो उस कंडीशन में क्या है, डिफेक्ट आ जाता है, जिसमें क्या होता है कि T3 और T4 का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, प्रॉपर क्या है T3 और T4 हार्मोन को रिलीज नहीं कर पाती है। तो इसमें हो सकता है ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है साथियों, अब हम दूसरा कारण पढ़ने वाले हैं हशीमोटो डिजीज। मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बताया था तुम्हें गोइटर में हशीमोटो डिजीज क्या होती है। हशीमोटो डिजीज होती है, ये भी एक कारण है हशीमोटो डिजीज का। डिजीज इसमें क्या होता है, ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो हमारी बॉडी में क्या करता है, जो हमारे हेल्दी टिश्यू में जो हमारी इम्यूनिटी के जो एंटीबॉडीज होते हैं आईजीजी, ये डायरेक्ट क्या करते हैं हमारे हेल्दी टिश्यू थायराइड ग्लैंड या हेल्दी टिश्यूज पे जाके क्या करती है, अटैक करती है। अटैक करने के बाद क्या होता है, ये जितना भी हमारा हार्मोन का सिक्रीशन होता है उसको क्या करती है, डिसरप्ट करती है। ठीक है दोस्तों, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे, जिसकी वजह से क्या है थायराइड ग्लैंड ओवर फंक्शन करने लगता है, और फंक्शन की वजह से क्या होता है उसमें उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, उसका साइज क्या होता है, लार्ज हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तीसरी कंडीशन आती है, तीसरा कारण हमारा आता है दोस्तों थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर, थायराइडाइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है जो कॉज करती है या डिसरप्ट करती है हमारे हार्मोन के सिक्रीशन को।
फिर हम पढ़ते हैं इसमें दोस्तों प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी भी हो सकती है। प्रेगनेंसी वन ऑफ मोस्ट कॉज है हाइपोथायरिज्म का। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को क्या होता है, मदर ज्यादा इंटेक नहीं कर पाते आयोडीन का। दूसरा क्या होता है, इसकी कुछ मेडिकेशन चलते हैं, जैसे कोई मदर को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या किसी को क्या है मूड डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो उनको मेडिकेशन चलते हैं जिसको हम बोलते हैं लिथियम। तो लिथियम वन ऑफ मोस्ट कॉज हो सकता है हाइपोथायरिज्म का। वो क्या करती है, हमारे लिथियम क्या करती है, वो हमारे गोइटर को प्रोड्यूस करती है, क्योंकि लिथियम क्या है, हमारा गोइट्रोजन सब्सटेंस है। सब गोइटर सब्सटेंस का मतलब होता है जो गोइटर प्रोड्यूस एजेंट होते हैं। गोइटर प्रोड्यूसिंग एजेंट कौन से हमारे, लिथियम। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको लोगों को बताया है, जो हमारा आता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का यूज ज्यादा होता है। दूसरा लिथियम, फिर आता है दूसरा डोपामिन। अगर इन मेडिकेशन का यूज प्रेग्नेंट लेडी कर रही है, प्रेग्नेंट लेडी को किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तो इसको कंडीशन हो सकती है हाइपोथायरिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके चांसेस बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये इसके कॉज थे। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी हाइपोथायरिज्म। सेकेंडरी हाइपोथायरिज्म। सेकेंडरी हाइपोथायरिज्म बेसिकली होता क्या है, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू, अब आती है बात मजे की, तो किस वजह से थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सेकेंडरी हाइपोथायरिज्म को बोल सकते हैं हाइपोथैलेमिक। जी हाँ, हाइपोथैलेमिक। इस कंडीशन को हम बोलते हैं दोस्तों, जब हाइपोथैलेमिक रीजन में कोई ट्यूमर फॉर्म हो जाए, कोई लीजन्स फॉर्म हो जाए, या किसी इंजरी की वजह से उसमें वहां पर सेल नेक्रोस हो जाए। वहां पर अगर सेल नेक्रोस होएगी, वो क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से टीआरएच हार्मोन का निकलना, या हम बोल सकते हैं सिक्रीशन होना असंभव है। टीआरएच क्या होता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो सिग्नल देता है हमारे पिट्यूटरी को कि आप काम कीजिए, बॉडी को हार्मोन की जरूरत है, T3 T4 की जरूरत है, तो आप काम कीजिए। अब वहां से क्या है कि ये सिग्नल नहीं मिल पाएंगे किसी इंजरी की वजह से, किसी ट्यूमर की वजह से, तो क्या आपका थायराइड ग्लैंड काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक हाइपोथायरिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपोथायरिज्म। किसी लीजन की वजह से, किसी ट्यूमर की वजह से हम बोल सकते हैं सेकेंडरी हाइपोथायरिज्म कोज हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके क्लिनिकल की। इसका दूसरा जो क्लासिफिकेशन था दोस्तों, वो था क्लिनिकल। अब दोस्तों क्लिनिकल में आते हैं, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं सीवियर फॉर्म। क्लिनिकल दूसरा टाइप है इसका। दूसरा टाइप क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका एक जो इसका दूसरा जो टाइप है क्रेटिनिज्म। मैंने आपको बताया ये सीवियर फॉर्म होती है। दूसरा है इसका मिक्सिडीमा, जिसको हम मिक्सिडीमा कोमा बोलते हैं, मिक्सिडीमा कोमा। तो ये दोनों चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। क्रेटिनिज्म मैंने आपको बताया है दोस्तों कि जो बचपन में या बर्थ टाइम में, या फिर हम बोलते हैं चाइल्ड एज में T3 और T4 का लेवल कम हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे में आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। मैंने आपको भी बताया कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, कि बच्चे का क्या है कि उसमें ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, दूसरा मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, तीसरा हम बताएं बच्चों का क्या है कि IQ लेवल डिक्रीज हो सकता है। ऐसे बच्चों का क्या हो सकता है, IQ लेवल डिक्रीज हो सकता है। दूसरा बच्चे की जो मसल्स हैं वो क्या होगी, थोड़ा वीक हो जाएंगी।
समझ आया दोस्तों? ये हो गया हमारा किटनिज्म की। अगर हम बात करें मिक्सीडीमा कौन आया मिक्सीडीमा का, तो ये इसको हम बोल सकते हैं इट इज ए सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। इट इज ए सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। जी हाँ बिल्कुल, ये सीवियर फॉर्म होती है जब आप क्या करते हैं अपने हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर अंडर ट्रीटमेंट रहते हैं या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं या किसी कंडीशन की वजह से आप अपनी थायराइड को क्या कर सकते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं, तो ये कंडीशन लास्ट में क्या हो जाती है, मिक्सीडीमा सीवियर कोज है। और इसके जो सिम्टम्स हैं दोस्तों हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, एडल्ट एज में। जी बिल्कुल, एडल्ट एज में इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं अगर सिम्टम्स की बात करूँ इसमें क्या हो सकता है, इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो होता है म्यूकोपोलीसैकेराइड्स का डिपोजिशन होने लगता है मसल्स में। जी बिल्कुल, इसमें क्या होता है दोस्तों, एक मिनट, इसमें क्या होता है मिक्सीडीमा में, इसमें म्यूकोपोलीसैकेराइड्स का क्या होता है, डिपोजिशन होने लगता है डिपोजिशन ऑफ म्यूकोपोलीसैकेराइड्स। और ये होता कहाँ पर है, जो हमारी बॉडी के इंटरटिशियल फ्लूइड होते हैं, इंटरटिशियल फ्लूइड, दूसरा हम बोल सकते हैं इंटरटिशियल टिश्यूज, इंटरटिशियल टिश्यूज, इंटरटिशियल टिश्यूज में जब इसका डिपोजिशन हो जाता है म्यूकोपोलीसैकेराइड का, तो इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं हम डर्मेटोलॉजिकल चेंजेस। जी हाँ बिल्कुल, डर्मेटोलॉजिकल चेंजेस, मिक्सीडीमा कंडीशन में हमें डर्मेटोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, डर्मेटोलॉजिकल में इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या होगा, हमें अडीमा फॉर्म नजर आएगा, दूसरा स्वेलिंग हमें नजर आ सकती है, तीसरा क्या है कि इसमें जो हमारी आई बॉल्स हैं और उसके जो पीछे का हिस्सा है उसमें क्या होती है, स्वेलिंग होती है, इसको हम बोलते हैं प्री ऑर्बिटल कैविटी। प्री ऑर्बिटल कैविटी में दोस्तों स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, पफी फेस इसमें हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम इसी कंडीशन की बात करें, अगर और ज्यादा सीवियर चीज़ों में जाएंगे, तो सीवियर कंडीशन में जाएंगे, सीवियर स्टेज में जाएंगे, तो दोस्तों इसमें क्या मिलेगा, हमें रेस्पिरेटरी से रिलेटेड भी हमें इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है। रेस्पिरेटरी से बात करें तो हम दोस्तों इसमें डिस्ने की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपोवेंटिलेशन की कंडीशन इसमें हो सकती है, हाइपोवेंटिलेशन इसमें हो सकती है, हम बोल सकते हैं डीप ब्रीथ की कंडीशन पेशेंट को हो सकती है। अगर हम कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड बात करें दोस्तों, कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड, तो उसमें जो हार्ट रेट है दोस्तों, हार्ट रेट है, ये क्या करती है दोस्तों, ये इसका क्या होता है, ये भी क्या होती है, रैपिड स्लो टू नॉर्मल और नॉर्मल टू स्लो हो सकती है। इसमें दूसरी कंडीशन में डिसअरेथमिया देखने को मिल सकता है। अगर हम बीपी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, बीपी स्लाइटली एलिवेट हो जाता है। तो इसमें बात ये हमने था, ये था हमारा मिक्सीडीमा कोज। मिक्सीडीमा कोज में हमने पढ़ा है कि इसमें डर्मेटोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, ये म्यूकोपोलीसैकेराइड का डिपोजिशन की वजह से। और डिपोजिशन कहाँ पे हो रहा था, इंटरटिशियल फ्लूइड और दूसरा इंटरटिशियल टिश्यूज में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम दोस्तों इसके कोजेस की। अब इसके कोजेस क्या क्या हो सकते हैं, अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी है तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि इसके कोजेस क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि कोजेस क्या है कि हमारे थायराइड ग्लैंड के सभी एक जैसे हो सकते हैं, क्योंकि हम डिसऑर्डर किसके पढ़ रहे हैं, थायराइड ग्लैंड के। तो इसके कोजेस के दोस्तों क्या क्या हो सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। सबसे पहले मैंने एक कोज बताया तुम्हें, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से, तो हम लिख सकते हैं इसको आयोडीन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इटियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, इटियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। फर्स्ट में आएगा हमारा आयोडीन
डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी। दूसरा हो सकता है इसका दोस्तों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जी बिल्कुल, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मैं बार बार नाम ले रहा हूँ कि ये कंडीशन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी होती है। जरूरी नहीं है कि इसका क्या है कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस हो या पैथोलॉजिकल कंडीशन हो, ये कंडीशन क्या है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकती है। जी बिल्कुल। और अगर हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कंडीशन का नाम ले या कौन सी एग्जांपल है कंडीशन का, तो वो है हैशीमोटो डिजीज। जी बिल्कुल। तीसरा हम बात करेंगे दोस्तों थायराइड कैंसर की। थायराइड कैंसर की वजह से हो सकती है। चौथा हम बात करते हैं इसकी थायराइडाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, की वजह से हो सकती है थायराइडाइटिस। पांचवा हम बात करते हैं दोस्तों ग्रेव डिजीज की वजह से हो सकती है। ग्रेव डिजीज की वजह से भी हो सकती है। छठा है दोस्तों प्रेगनेंसी, जो सबसे ज़्यादा हमारे टॉपिक के अंदर आ रहा है, वो है प्रेगनेंसी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये दोनों ही कोज कर रहे हैं दोस्तों। और अगले वाले कोज की बात करें, नेक्स्ट कोज क्या हो सकता है दोस्तों, अगर कोई पेशेंट एंटी थायराइड ड्रग्स ले रहा है या एंटी थायराइड मेडिकेशन ले रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या कर सकती है, कोज हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कुछ टाइम तक आप इस चीज़ के क्या होते हैं हैबिचुअल रहते हैं कि आपको तो मेडिकेशन खानी है, इस चीज़ को मेडिकेशन खाने से कुछ नहीं होता है। जब भी आप मेडिकेशन ले तो वो डिपेंड करता है आपका टीएसएच लेवल कितना हो रहा है। उस डॉक्टर भी आपको तभी प्रिस्क्राइब करेगा जब आपका टीएसएच लेवल ऑल्टर्ड होगा, और टीएसएच लेवल की वजह से ही आपको थायराइड मेडिकेशन की डोज अप्लाई की जाती है, आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। तो इसका दूसरा कॉज दोस्तों है एंटी थायराइड ड्रग। तीसरा हम बात करते हैं दोस्तों रेडिएशन थेरेपी। जी बिल्कुल, रेडिएशन थेरेपी की वजह से हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। अब रेडिएशन थेरेपी की वजह से क्यों हो रहा है, अगर किसी पेशेंट को ब्रेन का या दूसरा हम बात करें थायराइड का कैंसर या कोई नेक का कैंसर है, थायराइडेक्टमी की जाती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद की जाती है रेडिएशन थेरेपी। तो नेक्स्ट आता है हमारा थायराइड डिसजेनेसिस। जी हाँ, थायराइड डिसजेनेसिस, इसका मतलब होता है दोस्तों, डिसजेनेसिस का मतलब होता है कि जब ये कंजेनिटल डिफेक्ट होता है, जब किसी बच्चे को जो थायराइड का साइज है वो बहुत छोटा आ जाए, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड, या फिर हम बोल सकते हैं मिसिंग ऑफ थायराइड, या इसमें एक डिफेक्ट और हो सकता है दोस्तों सीवियरली अंडर डेवलपमेंट। सीवियरली अंडर डेवलपमेंट, जी हाँ, या फिर थायराइड ग्लैंड का प्रॉपर डेवलपमेंट ना हो पाया हो। अगर हम इसकी बात करें थायराइड डिसजेनेसिस की, अगर इसके हम कोजिस की बात करें तो इसका कोजिस क्या हो सकते हैं दोस्तों, इसके कोजिस हैं एग्जैक्ट अननोन। इसका कोज अननोन होता है, हो सकता है वो किसी हेरिडेटरी प्रॉब्लम की वजह से हो, दूसरा क्या है कि मदर के कुछ जो लाइफ स्टाइल्स हैं उसकी वजह से हो सकता है। तो नेक्स्ट आ सकता है दोस्तों हमारे रिस्क फैक्टर। तो ये दोस्तों थे हमारे कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर थे जिनको हमने डिटेल में पढ़ा। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर, ये किन किन लोगों को होने के चांसेस रहते हैं। तो आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि किन किन लोगों को होने के चांसेस हैं। तो ये चांसेस होते हैं जिनको क्या है कि सबसे पहले मोर कॉमन, ठीक है दोस्तों, फीमेल में क्या होता है, ये मोर कॉमन होता है, क्योंकि इनको क्या होता है कि हार्मोन की जो साइकिल्स होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसकी वजह से क्या होता है हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। दूसरा है बीइंग ओल्ड एज, ओल्डर एज, या हम बोल सकते हैं 60 ईयर्स ऑफ एज से ऊपर वाले लोगों को, जो 60 साल से ऊपर के लोग होते हैं उनको भी क्या हो सकता है थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा हम बात करते हैं अगर पेशेंट ड्रग यूज कर रहा है, ड्रग यूज इज
ड्रग्स की हमने कौन सी बात की थी, जो हमारे गोइट्रोजन सब्सटेंस ड्रग्स थी, गोइट्रोजन सब्सटेंस ड्रग्स थी। कौन सी थी वो दोस्तों, वो ड्रग थी लिथियम। जी बिल्कुल, अगर कोई पेशेंट लिथियम का ज़्यादा यूज कर रहा है अपने मूड डिसऑर्डर के लिए, अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए। तो चौथा आता है दोस्तों इसका रिस्क फैक्टर प्रेगनेंसी, जो कॉमन सी चीज है। पांचवा है लो इनटेक ऑफ आयोडीन। जी बिल्कुल, अगर पेशेंट अपनी डाइट में आयोडीन का कम यूज करता है। 6 नंबर आता है दोस्तों इसका, किसी को क्या है, ऑटो इम्यून की कंडीशन है, ऑटो इम्यून की कंडीशन है या डिसऑर्डर है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे कुछ रिस्क फैक्टर। अब बात करते हैं दोस्तों इसके हम साइन एंड सिम्टम्स की। अगर इसके हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो गोइटर से रिलेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, गोइटर से रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो सिम्टम्स आने वाला है दोस्तों वो होता है सीवियर फैटीग। जी बिल्कुल, सीवियर फैटीग साइन एंड सिम्टम्स ये हो गए। तो इसमें हो सकता है सीवियर फटीग। सीवियर फटीग होता है जब आपने किसी एक नॉर्मल पर्सन को क्या दिया है, आपने कोई काम दिया उसको, और साथ में क्या है थायराइड की प्रॉब्लम है, तो वो उस काम को अपना क्या है पूरा नहीं कर पाएगा, उसको बहुत ज़्यादा थकान फील होगी, प्रॉपर वो रेस्ट पे रहेगा। तीसरा हम बात करते हैं, अगर पेशेंट को आपने कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला है तो उस एक्टिविटी में प्रॉपर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, तो उसको हम बोलते हैं सीवियर फटीग। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, इसमें आता है दोस्तों स्किन क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। जी बिल्कुल, जो स्किन है वो क्या हो जाएगी, ड्राई। तीसरा इसमें हो जाएगा जो आपके नेल्स हैं। जी बिल्कुल, नेल्स की अगर हम बात करें तो हो जाएंगे एक्सप्रेशन लेस, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटल नेल्स। दूसरा इस दोस्तों इसमें होता है कि जो जेआई से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो जेआई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसमें क्या होता है, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाते हैं। जी बिल्कुल, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बिल्कुल डिक्रीज हो जाएंगे। अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट डिक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, अगर आपका खाना आगे ही नहीं सरकेगा, आगे ही नहीं जाएगा, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, तो क्या कॉज कर सकता है दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन। तो एक प्रॉब्लम इसकी क्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू डिक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट, डिक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, ये तो हो गई आपके कार्डियक से रिलेटेड बात, सॉरी जीआई से रिलेटेड बात। इसमें आपको पेशेंट को क्या हो सकता है दोस्तों, आपके पेशेंट को इसमें इसमें अनएक्सप्लेन वेट गेन हो सकता है। जी बिल्कुल, अनएक्सप्लेन वेट गेन हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन इसमें दोस्तों हो सकती है एलोपेशिया की, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेयरिंग लॉस। जी बिल्कुल, हेयर लॉस, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एलोपेशिया, इसको हम क्या बोलते हैं, हेयर लॉस। और क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है हार्ट रेट, जो हार्ट रेट है वो क्या हो सकती है दोस्तों, वो नॉर्मल टू स्लो हो सकती है, नॉर्मल टू स्लो हो सकती है। दूसरा इसमें क्या है, जो बीपी है वो क्या हो सकता है, स्लाइटली एलिवेट हो सकता है, ये कार्डियक से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जो इसमें कुछ कंडीशन दूसरे में की हमें देखने को मिल सकती है। अगर रेस्पिरेटरी की बात करें तो रेस्पिरेटरी समय क्या होता है, इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। दूसरा क्या है, उसकी हाइपोवेंटिलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा इसमें क्या है, पेशेंट को डीप ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। जी बिल्कुल,
तो ये कुछ थे हमारे साइन एंड सिम्टम दोस्तों। अब बात करते हैं हम इसकी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की। जी, वही जो आपके साथ डॉक्टर करता है अभी तक, क्या करता है कि आपको कब से हुआ है, कितने टाइम से हुआ है, ये प्रॉब्लम आप कब से फेस कर रहे हो, अगर एक प्रॉब्लम थी तो आपने पहले क्यों नहीं दिखाया है, इससे रिलेटेड कोई पहले आपकी सर्जरी तो नहीं। तो सब इसमें किसको आता है दोस्तों, ये हिस्ट्री कलेक्शन सेम। नेक्स्ट आएगा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या है कि पेशेंट जो आपका डॉक्टर है वो क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा आपके नेक का, इंस्पेक्शन करेगा, पाल्पेशन करेगा, परकशन करेगा, ऑस्कल्टेट करेगा। ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें किसमें आ जाएगी आपके फिजिकल एग्जामिनेशन में। तीसरा आता है इसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन टेस्ट। ब्लड इन्वेस्टिगेशन टेस्ट करेंगे दोस्तों इसमें हम। ब्लड इन्वेस्टिगेशन दोस्तों इसमें क्या करते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे। सबसे पहले सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या करते हैं, हम एंटीजन, जो हम एंटीजन एंटीबॉडी का जो हमारी ब्लड के अंदर ट्रेवल कर रही है उनका हम पता करते हैं, ताकि कहीं ये जो कंडीशन हो रही है कहीं हेसिमोटो डिजीज की वजह से तो नहीं है, हमारी ऑटो इम्यून की वजह से तो नहीं हो रही है, ये इसमें हम चेक करने वाले। दूसरा इसमें हम चेक करते हैं टीएसएच का लेवल। ठीक है दोस्तों, टीएसएच का लेवल हम इसलिए चेक करते हैं कि जब अगर हम पेशेंट को कोई मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं तो इसके हम बिहाफ पे हम कर सकते हैं। टीएसएच के बेस के हिसाब से हम क्या करते हैं दोस्तों, मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्टली हम किसी पेशेंट को या हम किसी फार्मेसी से मेडिकेशन खरीद के नहीं खा सकते, सारा डिपेंड होता है ये टीएसएच लेवल पर। दूसरी बात करते हैं, इसमें हम करते हैं एक टेस्ट RAIU, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट। पांचवा होता है दोस्तों इसमें सीटी स्कैन, फिर होता है MRI। ये हम करते हैं दोस्तों, कहीं इनलार्ज साइज जो है उसका थायराइड ग्लैंड का वो इनलार्ज तो नहीं हो गया है, कहीं स्प्रेड तो नहीं हो गया है, या फिर क्या है कि जो उसका जो साइज है या उसमें कोई नोड्यूल्स तो इन्फॉर्म हो गया है, या किसी नर्व्स की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, हम इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसमें बायोप्सी। बायोप्सी का हम डिटेक्शन जब करते हैं, जब कहीं हमें लग रहा है कि थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई कैंसर सेल्स फॉर्म तो नहीं हो गया, कोई ट्यूमर तो नहीं फॉर्म हो गया है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, बायोप्सी करते हैं। इसमें एक दोस्तों करते हैं हम ईसीजी। जी बिल्कुल, इसमें करते हैं हम दोस्तों एक ईसीजी। जो हमारे कार्डियक में वेरिएशन आते हैं, कार्डियक सिस्टम में जो वेरिएशन आते हैं, हम उनको क्या करते हैं, उसकी चेक करने के लिए हम ईसीजी करते हैं। तो ये दोस्तों ये थे हमारे कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब बात करते हैं हम इसके प्रिवेंशन और मैनेजमेंट की। क्या क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं, क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट हो सकता है, हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों, सबसे पहले इसमें आता है नॉन फार्माकोलॉजिकल। जी बिल्कुल, नॉन फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट वो होता है जब आप पेशेंट को प्रॉपर डाइटरी इनटेक पे रखते हैं, प्रॉपर फ्लूइड इनटेक पे रखते हैं, आप किसी भी तरीके की मेडिकेशन का यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर पेशेंट को फ्लूइड इनटेक पे रखते हैं तो पेशेंट का क्या ठीक हो जाएगा, पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, उसका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट वापस लौट सकते हैं। तीसरा हम बात करते हैं पेशेंट को हमें आयोडीन का जो इनटेक है वो बढ़ाना पड़ेगा। तीसरी बात करते हैं पेशेंट की डाइट है उसमें प्रॉपर क्या है कि फाइबर्स की अमाउंट होना चाहिए, फाइबर्स की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे क्या है कि पेशेंट का जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो ठीक हो जाए और कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो भी ठीक हो जाए। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम इसमें फार्माकोलॉजिकल की। फार्माकोलॉजिकल जो होता है उसमें हम देते हैं थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। जी बिल्कुल, थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी में हमारी कुछ मेडिकेशन आती हैं, जिसमें हमने कुछ मेडिकेशन हमने आपको पता भी होगी, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी तो उसमें हमने कुछ मेडिकेशन लिखी हुई है, जिसमें आती है सबसे पहले थायरोक्सिन, लिवोथायरोक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड एल थायरोक्सिन, जिसको हम बोल सकते हैं। ये मेडिकेशन हो गई आपकी थायरोक्सिन। ये सब हमारी मेडिकेशन आती है थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी में। दूसरी बात आती है
लीवोथायरोक्सिन, थर्ड मेडिकेशन होती है इसमें दोस्तों सोडियम एल थायरोक्सिन। ठीक है दोस्तों, सोडियम एल थायरोक्सिन ये मेडिकेशन आती है हमारी थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर। अगर हम इनकी डोज की बात करें दोस्तों, तो डोज जो होती है दोस्तों इन मेडिकेशन की डिपेंड करती है टीएसएच लेवल पे। अगर पेशेंट का टीएसएच लेवल में कोई इंपेयरमेंट आ रही है, प्रॉपर सीक्रेट नहीं हो रहा है, तो उसी के हिसाब से क्या करता है डॉक्टर इन मेडिसिन की डोज प्रिस्क्राइब करता है। अगर हम इसमें नॉर्मल डोज की बात करते हैं 1.7 mg पर केजी के हिसाब से हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पेशेंट का जो टीएसएच लेवल है वही डिसाइड करेगा कि पेशेंट को डोज कितनी लेनी है। दोस्तों ये नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अगर हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आता है आप लोगों को कि आपको एजुकेट किस तरीके से करना है पेशेंट को। आप पेशेंट को किस तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप सपोर्ट दे सकते हैं, किस तरीके से पेशेंट के जो अटेंडेंट है उनको किस तरीके से एजुकेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट को प्रॉपर कंडीशन के बारे में बताना है, उससे आपको कुछ छुपाना नहीं है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों हम, पेशेंट को प्रॉपर डाइटरी इंटेक आपको मेंटेन करके रखना है, प्रॉपर जो फाइबर रिच डाइट है वो प्रॉपर मेंटेन करके रखनी है। यही सेम एजुकेशन आप पेशेंट के अटेंडेंट को दोगे कि पेशेंट का किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात करते हैं, प्रॉपर पेशेंट को जो मेडिकेशन है वही मेडिकेशन मिलनी चाहिए और वही सही टाइम पे मिलनी चाहिए, बिल्कुल राइट पेशेंट को राइट मेडिकेशन प्लस राइट टाइम पे ही मिलनी चाहिए। यही एजुकेशन हम आप किसको देंगे, पेशेंट के अटेंडेंट को। पेशेंट के फैमिली मेंबर जो होंगे ये सेम मेडिकेशन के बारे में आप बताएंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है और आगे हम मिलेंगे नई कंडीशन हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।